नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। जो एक प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए होते हैं, जैसे कि बॉट फ्रिक्वेंटली। कन्वीनियंस प्रोडक्ट जैसे कि सोप हो गया, जो हम कंज्यूमर खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है शॉपिंग प्रोडक्ट जैसे कि क्लोथ्स हो गए। और फिर आता है स्पेशलिटी गुड्स जो कि एक लग्जरी कार या लग्जरी वॉचेस हो गई। सो ये होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के डिफरेंस, तीन टाइप के। फिर आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, स्टील, ये सब जो इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है। सब प्रोडक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर के लिए होते हैं और एक इंडस्ट्री के लिए होते हैं। इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिजनेस में यूज़ करे जाते हैं। फोर्थ है प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि लाइन लेंथ हो गई, एक्सपेंड और रिड्यूस, लाइन फिलिंग, ऐड मोर आइटम्स। जैसे कि एक कंपनी है सैमसंग की, ठीक है। सैमसंग के पास क्या है, 10,000 का फ़ोन भी बनाती है, 20 का भी बनाती है, 50 का भी बनाती है, 1 लाख का भी बनाती है। सो इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो अलग अलग है, ठीक है। हाई हाई प्रोडक्ट्स भी हैं और लो एंड प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। सो यही होता है प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, कि एक कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रखने चाहिए या थोड़े बहुत कम रखने चाहिए, या फिर उसको बढ़ा देने चाहिए और ज़्यादा, या फिर सस्ते और महंगे प्रोडक्ट कैसे रखने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, कि एक कंपनी जो होती है प्रोडक्ट मिक्स, टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट अ कंपनी ऑफर्स। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके सोप भी हैं, शैम्पू भी हैं और डिटर्जेंट्स भी हैं, बहुत कुछ चीज़ें बनाते हैं। आप देखोगे ना बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। सो यही होता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो किस किस टाइप के होंगे कंपनी के अंदर। इसमें क्या होता है, डायमेंशंस होते हैं, विड्थ होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितने सारे वो होंगे, प्रोडक्ट लेंथ में क्या होगा, टोटल कितने होंगे, डेप्थ में वेरिएशन इन ईच प्रोडक्ट, की एक हर एक प्रोडक्ट में कितना वेरिएशन होगा, ये वाला इससे अच्छा होगा या इससे बुरा होगा। जैसे कि सोप भी आते हैं, सोप में क्या होता है, एक अलग अलग सोप होते हैं ना, अलग अलग उसके होते हैं, नाम से होते हैं। एक लक्स हो गया, एक आपका डव हो गया। सो इसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं जिसमें कि वेरिएशन होता है कि ये वाला थोड़ा कम अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ऐसे। कंसिस्टेंसी, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स की आपस में इनका रिलेशन कैसा है, सोप का, शैम्पू का, ऐसे। ब्रांडिंग डिसीजन क्या होता है, ब्रांडिंग डिसीजन में एक कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट को एक नाम देती है, सिंबल देती है, एक आइडेंटिटी देती है। जैसे कि इंडिविजुअल ब्रांड क्या हो गया, लक्स, डव, ठीक है। ये दोनों एक ही कंपनी बनाती है पर नाम अलग अलग देती है। सो ये हो गया इंडिविजुअल ब्रांड। कॉर्पोरेट ब्रांड क्या हो गया, टोटल एक पूरा का पूरा ब्रांड एक, जैसे कि टाटा कंपनी। प्राइवेट ब्रांड क्या हो गया, अमेजोन बेसिक्स, एक अमेजोन अलग हो गया, बेसिक्स अलग हो गया उसका। इंपॉर्टेंस क्या होती है, ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन करता है, ठीक है, प्रोडक्ट में। भाई अगर लक्स और डव दोनों साबुन अलग अलग, उनको अलग अलग रख देंगे, सो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा कि भाई लक्स जो है वो थोड़ी कम क्वालिटी की है, डव थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी की है और डव थोड़ी महंगी भी है। ऐसे उनको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में भी हेल्प मिलती है और लॉयल्टी भी क्रिएट होती है कस्टमर के माइंड में। सो ये होता है ब्रांडिंग डिसीजन, कि हम एक कंपनी खुद के प्रोडक्ट की कैसी ब्रांडिंग करेगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट बोल बोल के ऐसे जुबान फिसलने लगी है अब, पर कोई नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना। आगे करते हैं। अब बात करते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग की। पैकेजिंग तो जो होती है वो डिज़ाइन एंड कवरिंग द प्रोडक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस, प्रमोशन। चिप्स पैकेट अट्रैक्ट कस्टमर्स, ठीक है। सो पैकेजिंग जो होती है, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं, उस पर कितना मस्त चिप्स बना रहता है और ऑनियन बनी रहती है, पोटैटो बना रहता है, जो भी बना रहता है। सो ये पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग का फंक्शन क्या होता है, ये एक तो सामान को, जो अंदर सामान है, जो मेन प्रोडक्ट है उसको एक तो करती है प्रोटेक्ट, ठीक है, ख़राब होने से बचाती है। कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है और प्रमोशन में भी हेल्प करती है। प्रमोशन में कैसे, आप खुद सोचो ना, एक एक पैकेट है, ब्लैक कलर का है, सफ़ेद कलर का, उस पे अंदर चिप्स हैं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, बस लिखा है चिप्स। सो उससे क्या पता चलेगा कि चिप्स है, लेकिन ये थोड़ा ना पता चलेगा किस ब्रांड का है, क्या नाम है। सो जो पैकेजिंग होती है वो प्रमोशन में भी काम आती है और सामान को ख़राब होने से भी बचाती है और कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करती है।
लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग में बस इंफॉर्मेशन जो प्रिंट रहती है ना पैकेज के ऊपर, उसको लेबलिंग बोलते हैं। जैसे कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, प्राइस क्या है उस गुड़ का, एक्सपायरी डेट क्या है, कैसे उसको यूज़ करना है, इसको लेबलिंग बोलते हैं। और पैकेजिंग लेबलिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है BCG मैट्रिक्स। सो ये क्या होता है? यूज टू एनालाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। आपकी एक कंपनी है और उसमें 4-5 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मान लो 10 प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर बहुत सारे इनके बनाती है सामान। अब जैसे कि आपकी कंपनी है, उसमें 50 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। आपकी कंपनी साबुन भी बनाती है, सोप, शैम्पू, ठीक है, ऑयल, जो भी सामान बन सकता है वो आप बनाते हो। अब क्या हुआ, एक दिन आप ऐसे बैठे बैठे आपके माइंड में आया कि भाई बहुत सारा सामान बना रहे हैं, प्रॉफिट तो इतना हो नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, कुछ सामान को ना बनाना बंद कर देते हैं। अब आपके माइंड में आएगा यार कैसे डिसाइड करूं कि बनाना कौन सा बंद करना है। सो आप BCG मैट्रिक्स यूज़ करोगे। इसमें आता है स्टार। स्टार क्या होगा? हाई ग्रोथ, हाई शेयर, नीड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और बहुत बड़ा मार्केट भी है, जैसे कि सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ख़रीदने वाले लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ भी है और ज़्यादा शेयर भी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इसको आप बाहर निकालने का नहीं सोचोगे। सो आपने पहले आप उन प्रोडक्ट को अपने डालोगे स्टार्स में, स्टार कैटेगरी में, जिनमें हाई ग्रोथ होगी और हाई शेयर होगा। अब आप क्या करोगे? कैश काउ में डालोगे, जिसमें ग्रोथ कम है लेकिन हाई शेयर है, ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं टिकेगा प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए काम नहीं आएगा, बस ये है कि मार्केट में बड़ा शेयर मिल जाएगा, ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर देगा, ऐसा फ्यूचर में ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपने जो भी आप बनाते थे प्रोडक्ट उनको स्टार्स में डाल दिया पहले, फिर और एनालाइज करे प्रोडक्ट, 5 ऐसे प्रोडक्ट निकल के आए जो कैश काउ में चले गए। क्यों? क्योंकि इनमें लो ग्रोथ थी और हाई शेयर था। ग्रोथ कम थी पर मार्केट शेयर बढ़ा था काफ़ी। फिर क्वेश्चन मार्क आया जिसमें हाई ग्रोथ थी पर लो शेयर था, रिस्की बिजनेस था, ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि ये मानो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे पर मार्केट में शेयर बहुत कम था, ख़रीदार बहुत कम थे, सो बहुत रिस्की बिजनेस था। सो आपने अपने जो प्रोडक्ट थे वो क्वेश्चन मार्क में डाल दिए, जिनमें हाई ग्रोथ थी पर बहुत कम शेयर था मार्केट के अंदर, जो कि रिस्की बिजनेस था। फिर आता है डॉग्स। डॉग्स में कौन से होते हैं? जिनमें लो ग्रोथ रहती है और लो शेयर रहता है और लो प्रॉफिट रहता है। फिर आपने क्या करा, इसमें अपने प्रोडक्ट को डाल दिया, ठीक है, कैटेगरी में अलग अलग डाल दिया। अब आपने डिसाइड करा कि भाई जो डॉग्स वाले हैं इनको तो बाहर निकाल ही दो, क्योंकि इनमें ना ग्रोथ है, ना मार्केट में कुछ शेयर मिलने का, और प्रॉफिट भी बहुत कम है। फिर आपने क्या करा, क्वेश्चन मार्क वाला देखा। क्वेश्चन मार्क में आपने कहा चलो थोड़े बहुत निकाल देते हैं, बाकी रख लेते हैं, थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं। सो कंपनी क्या करती है, अपने जो प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट उनको डिवाइड कर देती है। किसमें? स्टार्स में, कैश काउ में। जो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसको स्टार्स में डाल देगी, जिसमें ज़्यादा ग्रोथ है। जो कम कर रहा है थोड़ा सा उसको कैश काउ में, जो उससे भी कम कर रहा है वो क्वेश्चन मार्क में, और जो बहुत ही बेकार कर रहा है उसको डॉग्स में। इससे क्या होता है, कंपनी को हेल्प मिलती है, क्या करने से हेल्प मिलती है उसको, प्रोडक्ट को अलग अलग डिवाइड करने में और अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने में। जैसे कि ओल्ड पॉपुलर प्रोडक्ट, कोई पुराना सामान है पर वो बहुत पॉपुलर है, उसमें अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं बची। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना सामान है, उसको अब मतलब मार्केट में पॉपुलर तो है पर लोग खरीद नहीं रहे कि हाँ भाई ठीक है, शेयर बढ़ा है पर खरीद नहीं रहे, सो वो कैश काउ में चला जाएगा। सो यही होता है BCG मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ब्रांड मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ब्रांड को मैनेज करना, उसकी रेपुटेशन को मैनेज करना, इसको बोलते हैं ब्रांड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी जाती है, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, मॉनिटर कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर की परसेप्शन को देखते हैं कि कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचता है, अगर वो कुछ ख़राब सोच रहा है तो उसको कैसे चेंज करना है, यही होता है ब्रांड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी लाइफ, उसकी साइकिल क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। एक नया प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, सो ये देख लेना, ये आ सकता है। पहला है आइडिया जनरेशन। आपके दिमाग में आइडिया आएगा, फिर आप उस आइडिया को स्क्रीन करोगे, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है,
आप बनाओगे कि भाई ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ये सामान है, ये प्रोडक्ट बनाना है। फिर आप क्या करोगे, बिजनेस एनालिसिस करोगे कि भाई जो हम प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं, उसमें ग्रोथ है, उसका बिजनेस कैसा है, मार्केट में ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना कुछ शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आप एक तरीके से वो बनाते हो ब्लूप्रिंट, एक तरीके से समझो एक मॉडल बनाते हो कि भाई ऐसा प्रोडक्ट होगा हमारा। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, उसको बना देते हो, फिर उसका आप टेस्ट करते हो कि भाई वो कैसा है, सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कुछ ख़राबी तो नहीं है या फिर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब। उसके बाद आप लास्ट स्टेप में क्या करते हो, कमर्शलाइज कर देते हो। सो जैसे कि एग्जांपल, एक नया स्मार्टफोन आया, लॉन्च से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, रिसर्च होती है, वो टेस्ट मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है, सो यही होता है इनोवेशन, एक नया प्रोडक्ट बनाने की लाइफ साइकिल, एक साइकिल, एक स्टेप जो होते हैं कि आपको एक नया सामान बनाना है। सो इन स्टेप से आपको गुजरना होगा तो आपका नया सामान बन जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। सो आप ये देखो कि एक कंपनी है, उसको अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस डिसाइड करना है कि क्या प्राइस होगा। सो वो कैसे डिसाइड करेगी, पहला है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। सो हम पहले इंटरनल पढ़ते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़्यादा ही प्राइस तो सेट करेगी, अगर कम आ रहा है तो कम प्राइस करेगी उसका सेट। सो यही होता है पहला फैक्टर। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि प्राइस कैसा होगा, प्राइस ऐसा होना चाहिए ना कि उसकी जो कॉस्ट आई है बनाने में वो तो कवर हो जाए। सो यही होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि इस पे डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बिजनेस को सरवाइव करना है तो वो प्राइस कम रखेंगे, मार्केट शेयर बढ़ाना है तो वो नॉर्मल मीडियम सा रखेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखने की कोशिश करेंगे। सो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने जो गुड्स का प्राइस क्या रखेंगे, अपनी सर्विसेज का, अपने इन सब का क्या प्राइस रखेंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स, प्राइस मस्ट मैच प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रमोशन एंड प्लेस। मतलब कि मार्केटिंग मिक्स पे डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस ज़्यादा हाई रखा जा सकता है, प्रमोशन अच्छे से करा गया है तो भी प्राइस हाई रखा जा सकता है, और प्लेस के हिसाब से कि भाई आप उस सामान को बेच कहाँ रहे हो, इंडिया में किसी गांव में बेच रहे हो, जाके कोई लोकल शॉप पे बेच रहे हो तो वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा प्राइस नहीं रख सकते, वहाँ कोई ख़रीदेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ लोगों को पहले अपनी बेसिक नीड को पूरा करना होता है। सो प्लेस पे भी, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, डिमांड पे डिपेंड करेगा कि आप आपने सामान बनाया है उसका प्राइस क्या रखोगे। अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो आप तो खुश हो जाओगे कि भाई देखो लोग पागल हो रहे हैं मेरे उसके सामान के लिए, कि ख़रीदना चाहते हैं मेरी साइकिल जो मैंने बनाई है, या मैंने जो नई बाइक बनाई है इसको ख़रीदना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखोगे। क्यों? क्योंकि लोग पागल हो रखे हैं ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन, अगर कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा प्राइस रख रखा है तो आप भी उसी हिसाब से रखोगे। अगर कॉम्पिटिटर जो है वो सामान 500 का सामान 400 में बेच रहा है तो आप उस सामान को 600 रुपये नहीं रख सकते या 500 रुपये नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि फिर लोग उसके पास चले जाएंगे। सो कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है। कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर का क्या परसेप्शन है, अगर उसका परसेप्शन आपके ब्रांड को लेके बहुत अच्छा है तो आप ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर वो सोचता है कि आपका ब्रांड तो बेकार सा है, ख़राब सा है, तो आप अगर कम प्राइस भी चार्ज करोगे तो भी वो नहीं खरीदेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और रिसेशन आ रखा है, इस पे भी प्राइस अफेक्ट होते हैं कि गुड्स का प्राइस क्या होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, टैक्सेस, प्राइस कंट्रोल कैसा करती है गवर्नमेंट, इस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखते हो। सो यही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस, कि आप अगर किसी सामान को बनाते हो सो उसको बनाने के बाद जो आप प्राइस है वो कैसे कैसे डिसाइड करते हो, किस किन चीज़ों पे वो डिपेंड रहता है कि उसका प्राइस क्या निकल के आएगा। नेक्स्ट है प्राइसिंग मेथड, वो ही है बस थोड़ा सा डिटेल में, हल्का फुल्का सा छोटा सा। वो ये कॉस्ट बेस्ड होगा, वैल्यू बेस्ड होगा, कंपटीशन पे डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या है, सेम प्राइस रखना है, कम रखना है या कंपटीटर से ज़्यादा रखना है। ठीक है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होगी कि कितनी डिमांड है, साइकोलॉजिकल बेस्ड होगी कि
99 बोल दो इंस्टेड ऑफ 100, क्योंकि अगर आप 99 बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या जाता है कि 90 रुपये का ही तो है सामान, जबकि वो 1 रुपये कम है 100 से। 100 रुपये जाती है उसमें एक डिजिट और ऐड हो जाती है तो वो लगता है कि भाई कितना बड़ा सामान। अब आप खुद सोचो कितना महंगा सामान है ये। आप खुद सोचो कि 999 लिखा है तो हमें क्या लगता है कि 900 की लाइन में आता है, लेकिन जैसे ही एक ज़ीरो लगता है तो माइंड में आता है ओ भाई 1000 का सामान है। सो इस हिसाब से भी प्राइसिंग डिसाइड करी जाती है, ठीक है। सो यही होता है प्राइसिंग मेथड, नॉन मैथमेटिकल। सो यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अडेप्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मतलब कि अलग अलग हिसाब से आपको अलग अलग प्राइसिंग करनी होती है। पहला डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, आपने देखा होगा, आपको दिखता होगा कि भाई 600 रुपये का सामान 300 रुपये में, ठीक है, ऐसा होता है। वो होता ही 300 रुपये का है, बस वो उसमें लिख देते हैं कि 600 लिख के काट देते हैं 600 को और 300 लिखा आता है, बस यही रहता है। सो ऐसी प्राइसिंग भी होती है। सेगमेंटेड प्राइसिंग होती है, ठीक है, अलग अलग जो कस्टमर होते हैं उनके हिसाब से प्राइसिंग अलग रखी जाती है। प्रमोशनल प्राइसिंग होती है, कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी प्राइसिंग कम कर देते हैं कि भाई लोग ख़रीद लें आके। जोग्राफिकल प्राइसिंग होती है, अलग अलग जगह के हिसाब से प्राइसिंग बहुत अलग होती है कि भाई अगर मुंबई जैसे शहर में कुछ सामान बिक रहा है तो वहाँ ज़्यादा प्राइस ले लेंगे, और कोई नॉर्मल मेरठ जैसे शहर में सामान बिक रहा है तो वहाँ कम करेंगे। डायनामिक प्राइसिंग होती है जो चेंज होती रहती है। ऊबर जो होती है वो प्राइसिंग चेंज करती रहती है अपने ऑयल के हिसाब से कि भाई इनकी ऑयल की कॉस्ट कितनी आ रही है, गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, गाड़ी की फ्यूल कॉस्ट, या फिर ये सब। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रेंज कि भाई वो कैसा है, उसकी प्रोडक्ट लाइन कैसी है। कॉम्बो ऑफर्स इन मैकडी, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैकडी जो होता है उनके पास काफ़ी सारे रहते हैं प्रोडक्ट, उनके वही उनके हैं प्रोडक्ट, उनके बर्गर ये सब उनके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। सो वो क्या करते हैं, कॉम्बो ऑफर देते हैं। सो यही होता है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। ये आपका नीचे दिख रहा होगा प्राइसिंग डिसीजन, ये यूनिट 3 का ही पार्ट है। ये 2 पार्ट में डिवाइड थी यूनिट, सो ये उसका ही पार्ट है, देख लेना। बाकी आगे करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन डिसीजन कि भाई एक कंपनी जो है वो अपने अपने गुड्स को कैसे प्रमोट करेगी, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेगी, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड रहता है। ये डिपेंड रहता है डिसाइड टारगेट ऑडियंस, किसको प्रमोट करना है, क्या बजट रहेगा कंपनी का, कौन से प्रमोशनल टूल यूज़ करने हैं, क्या मैसेज हमें देना है कस्टमर को कि भाई ये फ़ैट लॉस करने में हेल्प करेगा या फिर ये पतला कर देगा आपको 10 दिन में, क्या मैसेज देना है। सो प्रमोशन डिसीजन में बस बेसिक से ये कि हम डिसाइड करते हैं किसको किसको हमें सामान दिखाना है, अपना एडवर्टाइज़ करना है, क्या बजट रहेगा हमारा, कितने बजट पे हमें वो दिखाना है, क्या प्रमोशनल टूल ये रहेंगे, किस किस के थ्रू हम एडवर्टाइज़ करेंगे, क्या मैसेज हमें कन्वे करना है कि भाई हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। जैसे कि अमूल होता है, वो क्या मैसेज कन्वे करता है कि हम पे आप ट्रस्ट करो, ये हिंदुस्तान का ब्रांड है, ऐसे करके। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रमोशन मिक्स, क्या क्या फैक्टर होते हैं कि एक प्रमोशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, लग्जरी है या डेली यूज़ का है। डेली यूज़ का है तो उस पर ज़्यादा वो होता है, प्रमोशन किया जाता है। टारगेट कस्टमर क्या है, यंग लोग हैं, ओल्ड है या बिजनेस है। बजट लेवल अवेलेबल कैसा है कंपनी के पास, कंपटीशन लेवल कितना है, अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो ज़्यादा क्या करना पड़ेगा उसको, और प्रमोशन करना पड़ेगा। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, अगर नया प्रोडक्ट है तो और ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी। यही जैसे कि एग्जांपल, लग्जरी कार यूज़ पर्सनल सेलिंग वाइल सोप यूज़ एडवर्टाइजिंग। सो लग्जरी कार्स जो होती हैं वो पर्सनल सेलिंग यूज़ करती हैं, वो बिजनेसमैन को कांटेक्ट करती हैं सामान बेचने के लिए। लेकिन जो सोप्स होते हैं वो एक एडवर्टाइजिंग मेथड यूज़ करती है, जिससे कि एक बड़ी स्केल पे वो, क्योंकि साबुन तो हर कोई यूज़ करता है और हर कोई ख़रीद भी सकता है, ज़्यादा महंगी नहीं होती। लेकिन लग्जरी कार बहुत महंगी होती है तो उसमें पर्सनल सेलिंग यूज़ करी जाती है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशनल टूल्स, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, जिसमें कि क्या होता है, पेड प्रमोशन यूज़ करा जाता है थ्रू मीडिया, टीवी एड्स, शैम्पू एड्स, यूट्यूब एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, ये सब दिखाए जाते हैं, प्रमोशन करा जाता है, ठीक है। ये होता है एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन में क्या करा जाता है, एक सामान को प्रमोट करने के लिए बाय वन गेट वन फ्री ऑफर कर देते हैं, डिस्काउंट कूपन ये सब लगा देते हैं ताकि वो
और ज़्यादा प्रमोट हो जाए। पब्लिक रिलेशन करा जाता है, इवेंट्स करे जाते हैं कंपनी के, जैसे कि देखा होगा आपने कार इवेंट्स करते हैं। भाई कोई नई कार आई है ऑफ रोड के लिए तो वो दिखाते हैं वहाँ, देखो पत्थरों पे कैसे चढ़ती है ये। यही होता है पब्लिक रिलेशन बनाना, ताकि प्रमोशन हो सके और लोग उस सामान को खरीदें। पर्सनल सेलिंग, वही पर्सनल सेलिंग होती है, एक सेल्स पर्सन होता है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, सारी चीज़ें समझाता है, बात करता है, फेस टू फेस बात करता है या कम्युनिकेट करता है ऑनलाइन, ताकि अच्छे से सेल्स हो पाए। सो यही होते हैं प्रमोशनल टूल, अपने सामान को बेचने के लिए जो टूल यूज़ करे जाते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पीआर जिसको बोलते हैं, पब्लिसिटी भी बोलते हैं इसको, और पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग चैनल डिसीजन, कि एक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास कैसे जाएगा। ठीक है, पहला है चैनल फंक्शन, जिसमें कि चैनल एक फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करके रखता है, फाइनेंस करता है, रिस्क बियर करता है और प्रमोट करता है एक प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल, अ होल सेलर स्टोर्स गुड्स एंड सप्लायर टू रिटेलर। सो चैनल का पहला फंक्शन क्या होता है, ये सारा काम करना होता है। और चैनल क्या होते हैं, एक मान लो होल सेलर है, वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोर करेगा, फाइनेंस करेगा, फाइनेंसिंग मतलब खरीदेगा उसे, और फिर रिस्क भी वही बियर करेगा और प्रमोट करेगा प्रोडक्ट को। सो यही होता है। चैनल लेवल कौन कौन से होते हैं, एक ज़ीरो लेवल होता है, मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर के पास सामान जाता है। वन लेवल होता है, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा पहले, फिर जाएगा रिटेलर के पास, फिर जाएगा कंज्यूमर के पास। एक टू लेवल होता है, मैन्युफैक्चरर के पास, फिर जाएगा बड़े होलसेलर के पास, फिर जाएगा रिटेलर के पास, लास्ट में जाएगा कंज्यूमर के पास। सो ये चैनल लेवल्स होते हैं। चैनल का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, फाइनेंस करना, रिस्क बियर करना और प्रमोट करना एक प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ये तो आपको पता ही है, होलसेलर होते हैं और आपके रिटेलर्स होते हैं। होलसेलर बल्क में ख़रीदते हैं, फिर वो छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को सेल करते हैं और रिटेलर हमको सेल करते हैं। सो यही होता है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रिटेल मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजिंग रिटेल स्टोर्स एंड सेलिंग गुड्स टू कस्टमर। वही नाम से ही पता चल रहा होगा, रिटेल स्टोर्स को मैनेज करना, जैसे कि स्टोर का लेआउट कैसा होगा, कितनी इन्वेंट्री होगी, कस्टमर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी, इसको ही बोलते हैं रिटेल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू रिटेल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, मैनेजिंग अ सुपर मार्केट लाइक अरेंजिंग प्रोडक्ट, बिलिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। ये आपकी यूनिट 3 थी जो मैंने पूरी करा दी है। प्रमोशन डिसीजन, प्राइसिंग वाला आपने पहले कर दिया, और उससे पहले चलता आ रहा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स भी करा दिया आपको, जिसमें कि स्टार, कैश काउ, डॉग्स, ठीक है, और एक और था स्टार, कैश काउ, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो यही होता है इंट्रोडक्शन टू रिटेल मैनेजमेंट। और ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गई आपकी, अब यूनिट 4 करते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करा जाएगा। वो फिजिकल प्रोडक्ट था, आप उसको छू सकते थे, आप उसको फील कर सकते थे, जैसे कि एक कार है, एक मशीनरी है, वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है। अब ये बात करते हैं कि एक मार्केटिंग करी जाएगी सर्विसेज की, कैसे करी जाएगी, जिसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल, जिम है, आप इसको छू नहीं सकते, आप वो फील कर सकते हो। जैसे कि बैंकिंग है, एजुकेशन है, एजुकेशन आप छू सकते हो क्या, नहीं कर सकते। सो इनकी मार्केटिंग कैसे करी जाएगी वो अब करते हैं। पहला यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, पहला इंटेंजिबिलिटी होती है, आप इनको टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंसेपरेबिलिटी, मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है और कंजप्शन होता है वो टुगेदर होता है। सर्विसेज इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे कि हेयर कट होता है, आपका ऐसा थोड़ा है कि हेयर कट आपने बोला कि भाई मेरा हेयर कट कर दे, उसने कर दिया और वो हेयर कट 4-5 दिन बाद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत के तुरंत हो जाता है। सो यही होता है कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन होता है वो तुरंत के तुरंत होता है। वेरिएबिलिटी, क्वालिटी डिफर्स, भाई हो सकता है कि कोई बार्बर हो वो बहुत अच्छा हेयर कट करता हो, कोई और बेकार करता हो। सो जो क्वालिटी होती है वो पर्सन पे डिपेंड करती है कि हर एक पर्सन की जो क्वालिटी होगी वो अलग होगी। पेरिशेबिलिटी, मतलब कि जो कैन नॉट बी स्टोर, आप स्टोर नहीं कर सकते,
सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, एम्प्टी सीट्स इन अ बस लॉस्ट रेवेन्यू। ठीक है, अब किसी एक बस है, वो खाली जा रही है, आप उसको स्टोर थोड़ा ना कर सकते हो कि भाई अगली बार जब बस आएगी, जब पूरी बस भर जाएगी तो जो ये खाली सीट है पुराने वाली, जो पिछली बार बस खाली गई थी, उसमें यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। वो कैन आप स्टोर नहीं कर सकते सर्विसेज को, वो ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ सर्विसेज। 7 पीस होते हैं। प्रोडक्ट, पहला कि आपकी सर्विस क्या है, आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है, क्या सर्विस है। ठीक है, ये आ सकता है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सेकंड है प्राइस, कि आपका प्राइस क्या होगा, जिम मेंबरशिप होती है या हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होता है, जो भी प्राइसेस होते हैं। थर्ड है प्लेस, आप कहाँ पर वो सर्विस डिलीवर करोगे, ऑनलाइन ऐप पे आप लोगों को पढ़ाओगे सिखाओगे, या आपकी फ़िज़िकल ब्रांच होगी जहाँ पर आप ट्रीटमेंट करोगे या लोगों को पढ़ाओगे, एजुकेशन करोगे। फोर्थ है प्रमोशन, कि आप क्या एडवर्टाइजिंग ऑफ़र करोगे, आप इंस्टाग्राम के एड्स करोगे फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, या आप टीवी पे ऐड दिखाओगे। फोर्थ है प्रमोशन। फिफ्थ है पीपल, जो कि स्टाफ इन्वॉल्व होगा, जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ट्रेनर्स हो गए। जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, टीचर स्कूल में, ट्रेनर जिम में। ठीक है, सो यही होता है फिफ्थ में पीपल। सिक्स्थ में आता है प्रोसेस, जो कि सर्विस डिलीवर करते टाइम होगा, जैसे कि बुकिंग, पेमेंट और सर्विस डिलीवर। ठीक है, जो प्रोसेस होगा सर्विस डिलीवर होते टाइम। बुकिंग करी आपने, पेमेंट कर दी और उसने आपके बाल काट दिए, ये हो गया। फिजिकल एविडेंस, टेंजिबल प्रूफ ऑफ सर्विस, कि भाई आप खुद सोचो ना, आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी, उसका एविडेंस भी तो होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हो आप, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सो आप ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हो, उससे क्या होगा, एक ऐप भी तो होना चाहिए। या फिर आपने बस पैसे ले लिए और बच्चों को बोल दिया कि आंख बंद करो, सब पढ़ जाओगे, सबको आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। सो मैं भी तो, आप आते हो चैनल को देखते हो, सो वो भी तो एक फिजिकल एविडेंस है ना मेरे चैनल का, कि मेरा चैनल यहाँ पर अवेलेबल है। सो यही होता है कि फिजिकल एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्ररी इश्यूज इन मार्केटिंग, क्या क्या होते हैं। रैपिड चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी का, डाटा प्राइवेसी का बहुत इशू आ जाता है, हाई कंपटीशन रहता है मार्केटिंग के अंदर, कस्टमर की जो प्रेफरेंस होती है वो चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से मार्केटिंग को भी चेंज करना पड़ता है। फेक रिव्यू प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बार लोग जो होते हैं फेक रिव्यूज़ कर देते हैं। नीड ऑफ पर्सनलाइजेशन की नीड बहुत अलग होती है। हो सकता है कि जैसे कि कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, ऐसा हो सकता है किसी फीमेल पे वो काम ना करे, हो सकता है वो उसकी स्किन को ख़राब कर दे, और किसी और के लिए वो काम करे अच्छे से। सो पर्सनलाइजेशन नहीं हो पाता मार्केटिंग में। आपने क्या करा, एक सनस्क्रीन लेके आए, ठीक है, वो सबके लिए एक ही यूज़ होगी, उस पर आप लिख दोगे कि यूज़ फॉर ऑल स्किन्स। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अगर ऐसी स्किन है तो इसको यूज़ मत करना, ऐसी है तो ये यूज़ मत करना। कंपनी क्या बोलती है कि ऑल स्किन्स के लिए आप यूज़ कर लो, या फिर अलग अलग उसके ला देती है, ब्रांड की अलग अलग टाइप की ला देती है। बट मेन मुद्दा ये है कि कंपनी जो होती है वो हर हर किसी के हिसाब से नहीं कर सकती। ठीक है, अगर किसी को वो सनस्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है तो कंपनी नहीं बताएगी कि भाई आपको प्रॉब्लम कर सकती है, यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा। सो पर्सनलाइजेशन नहीं होता मार्केटिंग में। मार्केटिंग जो होती है वो सबके लिए सेम होती है एक ही बार में, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं होती। ई कॉमर्स क्या होता है, जो ऑनलाइन आप सामान खरीदते हो, जैसे कि अमेज़ॉन सेल टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर सेल्स टू होलसेलर, बी टू बी में, सी टू सी में कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, डी टू सी में ब्रांड सेल्स डायरेक्टली। डी टू सी वही डायरेक्टली जो ब्रांड होते हैं, डी मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। एडवांटेज क्या होता है, 24/7 आप शॉपिंग कर सकते हो, वाइड वैरायटी होती है, इजी कंपैरिजन कर सकते हो आप ई कॉमर्स में। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, नो फिजिकल इंस्पेक्शन। आपको कोई क्लॉथ मंगाना है, हो सकता है कि वो वहाँ पर अच्छा दिखे और जब घर पे आए तो वो कुछ और ही क्वालिटी का निकले।
डिलीवरी डिलेज हो जाते हैं, बहुत बार सामान बहुत लेट लेट आता है। फ्रॉड रिस्क रहता है ज़्यादा, आपने कोई फ़ोन मंगाया हो सकता है उसमें ईंट पत्थर आ जाए। सो यही होता है ई कॉमर्स के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग, वही सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग करी जाती है, सर्च इंजन जैसे गूगल, एसईओ, एड्स, इनके थ्रू जो मार्केटिंग करी जाती है। ईमेल मार्केटिंग जो होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है एक। इसका एडवांटेज क्या रहता है, ऑनलाइन रहता है सारा काम तो कॉस्ट कम आती है, ग्लोबल रीच मिल जाती है, आप बाहर के देशों के लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो और मेजरेबल रिजल्ट्स आते हैं। आप चेक कर सकते हो कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों ने ख़रीदा, ये सब। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं कि आपके पर्सनल आप क्या बिलीव करते हो। फॉल्स एडवर्टाइजिंग, कि भाई आपके एथिक्स हैं कि हम झूठी एडवर्टाइजिंग नहीं देंगे, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि ये भाई 100% हेयर ग्रोथ कर देता है ये प्रोडक्ट, ऐसी कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। फेयर प्राइसिंग रखेंगे। सो ये होते हैं एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, सोसाइटी के वेलफेयर पे फोकस करा जाता है। ऐसा ना हो कि हम ऐसा सामान बना रहे हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कंज्यूमर सेफ्टी को भी ध्यान रखा जाता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रोडक्ट ना बनाते हैं, ऐसा केमिकल ना मिला दें जो कि अच्छा रिजल्ट दे रहा है बट कंज्यूमर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल, ऑनेस्ट प्रोडक्ट लेबलिंग या अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, यही होते हैं एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसमें कि कंबाइन करा जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग को। सारा मेथड जो होता है वो इंटीग्रेट करा जाता है आपस में। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग को आपस में मिला दिया जाता है। कंसिस्टेंट मैसेज एवरीवेयर, हर जगह मैसेज डिलीवर करा जाता है, हर जगह एडवर्टाइजिंग करी जाती है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जिससे कि ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है। एग्जांपल, स्लोगन यूज इन टीवी एड, सोशल मीडिया, वेबसाइट। ठीक है, टीवी एड्स में जो होते हैं जैसे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये सब। नेक्स्ट है ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन पेमेंट्स क्या होती हैं, जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप यूपीआई के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, ये सब वॉलेट्स के थ्रू। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी मार्केटिंग करती है, आप सामान खरीदते हो, सो यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू। एडवांटेज क्या होता है, फास्ट एंड ईजी होता है, कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट होती है, कैश की कम ज़रूरत होती है, सिक्योर ओटीपी पिन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, साइबर फ्रॉड रिस्क रहता है, इंटरनेट डिपेंडेंसी बहुत रहती है, बहुत बार इंटरनेट चला जाता है तो पेमेंट नहीं होती, अमाउंट ब्लॉक और हो जाता है। सो यही होता है, जैसे कि पेइंग व्यू विया फ़ोन पे इन अ शॉप। सो यही होता है ऑनलाइन पेमेंट्स। नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग। सो एक गांव के इलाके में मार्केटिंग कैसी होगी, पहला वहाँ के फीचर कैसे होंगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकती है, बड़ा गांव होगा तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कम होंगे, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर ज़्यादा होंगे कि ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करेंगे, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं, अगर आपको एक गांव के इलाके में मार्केटिंग करनी है, सामान बेचना है, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। पहला, छोटे छोटे पैक में आपको सामान बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हो कि भाई एक ही बार में 10 किलो का आटा लेके जा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 किलो 2 किलो के हिसाब से छोटे छोटे पैक में आप पैक करो। कम प्राइस रखो, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में एड्स करो। ये नहीं कि थोड़े से नॉर्मल जो हमारी होती है ना, जैसे कि गांव के इलाके में थोड़ी देसी लैंग्वेज यूज़ होती है, सो उसके हिसाब से थोड़ा सा एडवर्टाइज़ करो ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। यूज़ ऑफ लोकल इन्फ्लुएंसर, वहाँ के जो आस पड़ोस के जो इन्फ्लुएंसर है, लोकल इन्फ्लुएंसर है, जो गांव के जो लोग हैं जो कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। सोशल मार्केटिंग क्या होती है, फोकस ऑन सोशल चेंज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, जैसे कि गवर्नमेंट के एनजीओज होते हैं। गोल क्या रहता है, हेल्थ अवेयरनेस, क्लीननेस, ऐसी मार्केटिंग जो हेल्थ अवेयरनेस के लिए और क्लीनिनेस के लिए या एजुकेशन के लिए करी जाती है। एग्जांपल, पल्स पोलियो कैंपेन जो होते हैं, एंटी ड्रग कैंपेन्स जो होते हैं, ये सब सोशल मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट है ग्रीन मार्केटिंग, जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए होती है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन, रिड्यूस पॉल्यूशन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, रिसाइकलेबल पैकेजिंग, एनर्जी सेविंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। एग्जांपल, इलेक्ट्रिक कार, पेपर स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। सो यही ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना जो इको फ्रेंडली हो, पोल्यूशन जिससे कम हो, सस्टेनेबल हो, रिसाइकलेबल हो, एनर्जी सेविंग करे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं,
ये सब एग्जाम्पल जैसे कि आपके बताए दिए मैंने कि भाई एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो है वो डिकम्पोज नहीं होगी, बट एक पेपर की स्ट्रॉ आराम से हो जाएगी, उसको रिसाइकल भी रीयूज़ भी कर सकते हैं। सो यही होता है ग्रीन मार्केटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सब कुछ शॉर्ट में समझाया है, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपने जो पहली बार सुने बीसीजी हो गया, या फिर ऐसे अजीब अजीब से जो टॉपिक है, कोई प्रोसेस हो गया, स्टेप हो गया, इनको अच्छे से कर लेना। बाकी तो आपको पता ही है, सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। रूरल मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मार्केटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।